गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के 50 से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1000 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए थे हिंदी साहित्य के। उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भी प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन हुए थे, विभिन्न आलोचकों ने और इतिहासकारों ने जो काल विभाजन किए थे और नामकरण, उसका भी क्लास हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों में डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छंद के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सर्वप्रथम ऋग्वेद में। ठीक है, रखिएगा, सर्वप्रथम ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद जो है किसमें विभक्त रहता है? तो ये रहता है दोनों चरणों और यति में। ठीक है, रखिएगा, चरणों और यति में जो है ये विभक्त रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंदों को या छंद को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, रखिएगा, इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो इनमें से वो कौन सा जो है जो कि सममात्रिक छंद को बताता है या समझाता है या प्रमुख उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई। ठीक है, रखिएगा, चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बांधियो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में कौन सा छंद जो है प्रयोग में लाया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें जो है दोहा, ठीक है, रखिएगा, दोहा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनु सिय सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद प्रयोग किया गया? तो इसमें जो है चौपाई, ठीक है, रखिएगा, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न ही को सूल। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है, निज भाषा उन्नति। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निज भाषा उन्नति जो है इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इसमें कौन सा छंद प्रयोग में लाया गया है? तो इसमें जो है दोहा, याद रखिएगा, दोहा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो छंद क्या कहलाता है? तो जिस छंद में जो है पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो छंद क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोहा। ठीक है, रखिएगा, वो दोहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आपने अवश्य पढ़ा होगा, ये रहीम ने लिखा है। तो इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है दोहा छंद का प्रयोग किया गया। ठीक है, रखिएगा, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीज, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। तो इस पंक्ति में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है याद रखिएगा घनाक्षरी, ठीक है, घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया गया है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौमचर्यु किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौमचर्यु, तो ये जो है स्वयंभू ने लिखा है, ठीक है, रखिएगा स्वयंभू ने लिखा है पौमचर्यु, और ये जो है राम कथा पर आधारित है, ठीक है, रखिएगा राम कथा पर आधारित है स्वयंभू का पौमचर्यु। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना मानी गई है? तो कवितावली जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में, क्या रखिएगा ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने दो भाषाओं में रचनाएं लिखी थी, एक है ब्रज भाषा और एक है अवधी भाषा। उनकी आधी रचनाएं जो है वो ब्रज में उन्होंने लिखी थी और आधी उन्होंने अवधी में लिखी थी। जैसे कि रामचरितमानस एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चैटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो खड़ी बोली के लिए जो है सुनीति कुमार चैटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जनपदीय हिंदुस्तानी, ठीक है, रखिएगा जनपदीय हिंदुस्तानी का उन्होंने प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जो है आराध्य या ईश्वर को जो है प्राय किस रूप में देखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमिका के रूप में, क्या रखिएगा प्रेमिका के रूप में आराध्य को देखा जाता है। और भक्त जो है उसको प्रेमी के रूप में देखा जाता है, ठीक है, रखिएगा भक्त को जो है प्रेमी के रूप में देखा जाता है। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जो है आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है और भक्त को जो है प्रेमी के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। तो छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है, रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और किसने जो है छायावाद को मधुचर्या कहा है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। मधुचर्या, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है छायावाद को मधुचर्या कहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जो है छायावाद के लिए कुछ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि कई आलोचकों ने कहा है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने जो है छायावाद को क्रांति कहा है, ठीक है, रखिएगा क्रांति कहा इन्होंने छायावाद को। इसके अलावा जो है नंदू दुलारे वाजपेयी, ठीक है, रखिएगा नंदू दुलारे वाजपेयी ने जो है छायावाद को वक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है, ठीक है, रखिएगा तो नंदूलाल वाजपेयी ने जो है छायावाद को वक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। इसके अलावा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को जो है व्यंग्यार्थ, ठीक है, रखिएगा व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए
व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है छायावाद को? और डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद को जो है स्वच्छंदतावाद किस आलोचक ने या किस इतिहासकार ने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो फिर से पढ़ते हैं कि छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। उसके बाद छायावाद को मधुचर्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा जो है नंदूलाल वाजपेयी ने कहा है छायावाद को वक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। इसके अलावा जो है जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को क्रांति कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा है। तो कई सारे आलोचकों ने जो है इतिहासकारों ने छायावाद के संदर्भ में बहुत सारे कथन कहे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक याद रखिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जो हैं ये मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक याद रखिएगा, 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो प्रथम 3 भाग हैं, इसके जो प्रथम 3 भाग हैं ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। और चौथा भाग जो है ये प्रकाशित हुआ था 1934 में। ठीक याद रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम 3 जो है वो 1913 में प्रकाशित हुई थी और जो चौथा वाला है वो 1934 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा कवि जो है तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह जो थे ये तार सप्तक का कवि नहीं माने जाते हैं। बाकी गिरिजा कुमार माथुर ये आते हैं, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे ये 3 जो हैं प्रमुख तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। जिसके हम पहले पढ़ चुके हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1943। ठीक याद रखिएगा, 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। दूसरा सप्तक जो ये प्रकाशित हुई थी 1951 में। तीसरा सप्तक प्रकाशित हुई थी 1959 में। और चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1979 में। ठीक याद रखिएगा, पहला 1943, फिर 1951, फिर 1959 और फिर 1979। तो इनमें जो है तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर, इसके रचयिता कौन माने गए हैं? तो इसके रचयिता माने गए हैं पंडित जगन्नाथ। याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो शिवपालगंज जो है ये किस उपन्यास से संबंधित है, या किस उपन्यास में जो है गांव का नाम शिवपालगंज है? उसका सही उत्तर होगा राग दरबारी। ठीक है, रखिएगा, राग दरबारी जो है इसमें शिवपालगंज के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भरत मुनि के अनुसार जो है काव्य में कितने गुण होते हैं? तो इसमें जो है टोटल 10 गुण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 10 गुण होते हैं काव्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो इसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा, कमलेश्वर से प्रवर्तक हैं। और सचेतन कहानी, ये भी कई बार पूछा जाता है,
कि सचेतन कहानी जो है इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो ये हैं डॉक्टर महीप सिंह। याद रखिएगा, महीप सिंह जो हैं ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने गए हैं और समांतर कहानी के प्रवर्तक माने गए हैं कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है? तो ये जो है कामायनी। ठीक याद रखिएगा, छायावाद का महाकाव्य माना जाता है कामायनी की प्रमुख पात्र है श्रद्धा। इसके अलावा जो है मनु, ठीक याद रखिएगा, मनु और ईड़ा, ये भी जो है छायावाद के प्रमुख जो कामायनी है इसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं। मनु, ईड़ा और श्रद्धा जो है ये तीन प्रमुख नायक नायिका माने जाते हैं कामायनी महाकाव्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक हैं रहीम। रहीम जो है इन्होंने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की जो कविता है उसका प्रधान स्वर क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशस्ति परक। याद रखिएगा, प्रशस्ति परक जो है इसका प्रधान स्वर माना गया है भूषण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतिकाल को उपधाराओं में विभाजित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऋतिकाल को जो है उपधाराओं में विभाजित करने का श्रेय किसे दिया गया है या किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ये श्रेय जाता है ऋतिकाल को उपधाराओं में विभाजित करने का। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऋतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगार काल नामकरण जो है ऋतिकाल का किसने किया था? तो ये क्या था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऋतिकाल को श्रृंगार काल नामकरण करते हुए ऋतिकाल को जो है 3 भागों में विभक्त किया था। ठीक याद रखिएगा, इसको जो है 3 भागों में विभक्त किया था। एक है ऋतिबद्ध, ठीक याद रखिएगा, ऋतिबद्ध, दूसरा है ऋतिसिद्ध और तीसरा है ऋतिमुक्त। ठीक याद रखिएगा, तो श्रृंगार काल को जो है इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया था। एक है ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त। तो यहाँ से जो है प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विशाल भारत तो इसके संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक याद रखिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने गए हैं राधा कृष्ण दास। ठीक याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो रचना है इसका साहित्यिक रूप क्या है या किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास में 7वें खंड का क्या नाम रखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास में 7वें खंड का क्या नाम रखा है? तो वो है रीतिकाल। ठीक याद रखिएगा, रीतिकाल नाम रखा इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट पदरचना रीति ही, उक्त पंक्तियों के आचार्य कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है।
विशिष्ट पद रचना रीति, यह आपके भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है। तो किसने कहा है? तो ये कहा है वामन ने, ठीक है रखिएगा, आचार्य वामन ने जो है ये प्रसिद्ध कथन कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी ये कर्मवीर। तो इसके संपादक कौन माने गए हैं? तो इसके संपादक है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है कर्मवीर पत्रिका के संपादक कहा जाता है। इनको जो है एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है रखिएगा। भारतीय आत्मा भी कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि भारतीय आत्मा जो है किस लेखक को कहा जाता है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ माना गया है? ब्रज माधुरी सार, तो ये लिखा है वियोगी हरि ने, ठीक है रखिएगा। वियोगी हरि ने लिखा है ब्रज माधुरी सार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो सिद्धों का जो है प्रधान केंद्र कहाँ था? तो सिद्धों का प्रधान केंद्र था श्री पर्वत, ठीक है रखिएगा। श्री पर्वत में इनका प्रधान केंद्र था। और नाथों का प्रधान केंद्र कहाँ था? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इनका जो प्रधान केंद्र था वो था राजपूताना, ठीक है रखिएगा। राजपूताना पंजाब के आसपास जो है इनका केंद्र माना जाता था, नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य के कवियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाथ मत के सिद्धों की जो है सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो ये है वर्ण रत्नाकर, ठीक है रखिएगा। वर्ण रत्नाकर में जो है नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल मार्ग क्या है? कौल मार्ग, तो ये माना गया है नाथ पंथ की मान्यता, ठीक है रखिएगा। नाथ पंथ की मान्यता मानी गई है कौल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती निलय किसे कहा गया है? सरस्वती निलय, तो ये कहा गया है पुष्पदंत को, ठीक है रखिएगा। पुष्पदंत को जो है सरस्वती निलय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या माना गया है? तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है चांगदेव, ठीक है रखिएगा। चांगदेव इनका वास्तविक नाम है आचार्य हेमचंद्र का। आगे बढ़ते हैं। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना मानी गई है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कुमार प्रतिबोध जो है ये किसकी रचना मानी गई है? तो ये मानी गई है सोमप्रभ सूरी की, ठीक है रखिएगा। सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरचरी किसे कहा जाता है? चरचरी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आदिकाल में गायकों की टोली जो है इनको चरचरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा भक्ति तरंगिणी किसका ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा भक्ति तरंगिणी जो है ये किसका ग्रंथ माना गया है? तो ये माना गया है गणपति ठाकुर का, ठीक है रखिएगा। गणपति ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रंजन किसे कहा जाता है? तो कवि रंजन जो है ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है विद्यापति को, ठीक है रखिएगा। विद्यापति को जो है कवि रंजन कहा गया। इनको जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके ये पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से हैं? तो हिंदी तथा अपभ्रंश में जो है युद्ध प्रधान रास काव्य कौन कौन से माने गए हैं? तो वो है हम्मीर रासो बाहुबली रास। ये दोनों जो है प्रमुख हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें जो है 65, ठीक है रखिएगा। पेंडत रास में जो है टोटल 65 छंद मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्त्री रसायन में जो है
स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा राजमती। ठीक याद रखिएगा, राजमती जो विशलदेव रासो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नायिका है राजमती। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि राजमती है ये किस ग्रंथ की प्रमुख नायिका है? तो ये जो है विशलदेव रासो की प्रमुख नायिका मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? अपभ्रंश का व्यास, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहा गया है पुष्पदंत को। ठीक याद रखिएगा, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो आदिकाल में जो है मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी अमीर खुसरो ने। ठीक याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने की थी। उन्होंने पहेलियां और मुकरियों का आविष्कार किया था, जो कि मनोरंजन के लिए अक्सर बोला या पढ़ा जाता है या गाया जाता है। तो पहेलियां जो होता है वो किस प्रकार होता है, जिसमें कि बहुत सारे शब्दों को मिलाकर जो है एक निर्दिष्ट अर्थ या शब्द को समझाते हैं। तो पहेलियां जो है उसमें ऐसा होता है कि कंफ्यूज करने वाले शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, और समझना होता है कि इसमें जो है किस शब्द को या किस वस्तु को समझाया गया है, जैसे कि बादल या फिर आकाश। तो इसके बारे में जो है पहेलियों में कहा जाता है। तो आदिकाल में जो है मनोरंजन साहित्य में रचना की थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ जो है शिलाओं में लिखा गया था? तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ जो है शिलाओं पर लिखा गया था या पत्थरों पर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राउलवेल। याद रखिएगा, राउलवेल जिसके लेखक हैं रोड़ा कवि, आपने अवश्य पढ़ा होगा। रोड़ा कवि इसके लेखक हैं, और ये जो है ये ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया था आदिकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? तो चार्ल्स इलियट जो थे उन्होंने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? तो ये है आल्हा खंड। याद रखिएगा, आल्हा खंड का इन्होंने प्रकाशन करवाया था। और चार्ल्स इलियट ये कौन है? तो ये जो थे फर्रुखाबाद, याद रखिएगा, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे। तो चार्ल्स इलियट जो थे ये फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे, जिन्होंने कि आल्हा खंड ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था। तो यहाँ से जो है प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए, और अभी भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद जो है हम एमसीक्यू पैटर्न में प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। उसके बाद पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जो है मैं बहुत जल्द जो है पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र का क्लास जो है मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आज के इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।